नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी। स्वागत अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुरानी वीडियो में हमने देखा था, हम उत्तराखंड के वन बंदोबस्त करा रहे थे। फिर साथ साथ देख चलिए हम एक स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर आ रहे हैं। आज है शनिवार, थोड़ा बहुत तबीयत भी ख़राब है, गले में थोड़ा दर्द है, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के समझ में भाषा आ रही होगी। फिलहाल 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा तबीयत ख़राब थी। अब कंटिन्यू आप लोगों के बीच हम बने हैं। तो चलिए, आज का स्टैटिक जीके जो पोर्शन है हमारी पे, तीसरी वीडियो हमारी स्टैटिक जीके की। ये वीडियो है उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियाँ। उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियाँ क्या क्या नीतियाँ रही है, इन नीतियों पर हमें चर्चा करना है। तो चलिए, उत्तराखंड सरकार ने भी उत्तराखंड क्षेत्र में विकास के लिए अनेक नीतियाँ बनाई है। जैसे स्वास्थ्य नीति देखते हैं हम, युवा नीति देखते हैं हम, जनसंख्या नीति देखते हैं हम, फिर देखिए खनन नीति देखेंगे, आबकारी नीति देखेंगे, पर्यटन नीति देखेंगे, युवा नीति देखेंगे। सारी नीतियों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो जो उत्तराखंड क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा चर्चा की बात जिस नीति पे होगी वो हमारी औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास पे चर्चा हमारी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो औद्योगिक नीति से संबंधित आ रहे हैं। या तो उद्योगों में या तो सीधा शेड्यूल से संबंधित क्वेश्चन आता है, या औद्योगिक नीति से संबंधित क्वेश्चन हम पे आते हैं। तो इन्हीं औद्योगिक नीति पे हमारी चर्चा होगी। तो आज का जो हमारा पहली चर्चा होगी वो है उत्तराखंड राज्य औद्योगिक नीति। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक नीति पे हमारी पहली चर्चा होगी। जो उत्तराखंड राज्य औद्योगिक नीति है, ये नीति पहली बार राज्य सरकार द्वारा, उत्तराखंड की सरकार द्वारा पहली बार औद्योगिक नीति जो निकाली गई थी 2001 में। 2001 में पहली बार, फिर संशोधन करके 2003 में, फिर संशोधन करके 2003 में औद्योगिक नीति निकाली जाती है। अब इन 2001 की नीति में क्या प्रावधान थे, 2003 की नीति में क्या प्रावधान थे, हमारा ज़्यादा मतलब बनता नहीं, बहुत पुरानी चीज़ होगी। अब देखिए, उत्तराखंड सरकार 2008 में ले आती है पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। 2008 में हमारी सरकार लेकर आती है हमारे लिए। तो जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने 2008 में ये लेके आते हैं पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। इस नीति से संबंधित वीडियो पर हम पे एक क्वेश्चन आया था कि इसने पर्वतीय उद्योगों को कितने भागों में बांटा था। तो इस नीति में पर्वतीय उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया था। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था वीडियो में। तो जो क्वेश्चन फंसा था सीधा यहीं से फंसा था। 2008 की पर्वतीय औद्योगिक विकास नीति से पूछा गया था। इसमें पर्वतीय उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया था, ए और बी में। तो ये था 2008 का पर्वतीय औद्योगिक नीति का। फिर देखिए, इसके बाद जब राष्ट्रीय परिवेश में बात करूं तो राष्ट्रीय परिवेश में एक सन आता है 2006 में। राष्ट्रीय परिवेश में हम पे आ जाती है MSME एक्ट। MSME एक्ट 2006 में देश में लागू हो जाता है MSME अधिनियम। फिर हमारी राज्य सरकार 2015 में MSME अधिनियम आया था, 2006 में राष्ट्रीय परिवेश में आया था। हमारी सरकार भी इसका अनुसरण करती है और 2015 में MSME नीति बना देती है राज्य सरकार 2015 में। MSME सूक्ष्म मध्यम, MSME की बात करूं तो MSME हो गया हमारा लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग नीति राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च ये जो आई थी, बाई डेट आएगा तो 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को ये नीति लॉन्च की गई राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा इस नीति में विशेष प्रावधान थे। उत्तराखंड के उद्योगों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। इन उद्योगों पर बात करूं तो राज्य सरकार ने इस टाइम राज्य के उद्योगों को 4 भागों में बांटा था। ये 4 श्रेणियां थी। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। राज्य सरकार ने उद्योगों को, उत्तराखंड में उद्योगों को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग थे, A B C D। बी में भी 2 थे, B प्लस और B। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करूँगा, केवल 4 ही बताऊँगा, ज़्यादा थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो जाएगा आपको। तो पहला एक स्ट्रक्चर टाइप का बताता हूँ। ए श्रेणी में वे राज्य थे जो दुर्गम थे, जहाँ पे थोड़ा बहुत उद्योगों की स्थापना करने में थोड़ा प्रॉब्लम थी। इतनी कनेक्टिविटी थी नहीं, ना रोड की थी ना लाइट की थी, थोड़ा बहुत
लेबर भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ए श्रेणी में अति दुर्गम में स्थित वे राज्य थे जहाँ पे उद्योगों की स्थापना करना एक चुनौती थी। इसीलिए उत्तराखंड क्षेत्र में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन राज्यों को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन राज्यों को ए श्रेणी में दिया गया। एमएसएमई नीति जो राज्य सरकार ने 2015 में जारी की थी, इस नीति में 4 भागों में बांटा गया है। 4 में से पहला भाग यही था, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इनको मिलाया गया ए श्रेणी के राज्य में। जो निम्न कोटि के थे, जहां उद्योगों की स्थापना करना एक चुनौती थी, वहां पे डाला गया। बी श्रेणी में थोड़ा बहुत जो ए श्रेणी से थोड़ा बहुत बेहतर राज्य थे, उन्हें डाला गया बी श्रेणी में। बी श्रेणी में बात करूं तो टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल एवं देहरादून के पर्यटक क्षेत्र, नैनीताल और देहरादून के जो पर्यटक क्षेत्र थे, इन्हें भी बी श्रेणी में मिलाया गया, मैदानी क्षेत्रों को नहीं। नैनीताल का मैदानी क्षेत्र रामनगर और देहरादून का ये मैदानी क्षेत्र, ये वाला नहीं, कालसी से ऊपर वाला जो क्षेत्र था वो बी श्रेणी में मिलाया गया था। तो ये थी बी श्रेणी, थोड़ा बहुत ए श्रेणी से बेटर थी। यहाँ पे उद्योगों की स्थापना करना थोड़ा ठीक था। बागेश्वर आया क्योंकि बागेश्वर में खड़िया उद्योग हमारा है, तो थोड़ा बहुत बागेश्वर में औद्योगिक इकाइयाँ हमारी है। तो देखिए बागेश्वर बी में आया, टिहरी भी बी में आया, चूना पत्थर के लिए टिहरी भी है, पौड़ी में भी थोड़ा बहुत उद्योग हैं, सिगड़ी में है, इस अल्मोड़ा में भी उद्योग हम पे हैं, ताम्र उद्योग है, तो इसीलिए इन्हें श्रेणी बी में रखा गया। तो श्रेणी बी में श्रेणी ए से थोड़ा बहुत जो उद्योगों की स्थापना जहाँ पर हल्की फुल्की है, उन राज्यों को रखा गया। फिर श्रेणी सी, एक श्रेणी और आई थी, श्रेणी सी। श्रेणी सी में देहरादून का राईवाला, ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र, राईवाला, डोईवाला, विकासनगर और सहसपुर, देहरादून के 4 बड़े क्षेत्र मैदानी इलाकों के। देहरादून का मैदानी इलाके वाला क्षेत्र जहां उद्योगों की इकाई है, देहरादून का रायपुर क्षेत्र हो गया, राईवाला हो गया, डोईवाला हो गया, विकासनगर हो गया, सहसपुर, ये थे। फिर पौड़ी का कोटद्वार वाला एरिया, पौड़ी का मैदानी भाग, और नैनीताल का भी मैदानी भाग, रामनगर वाला क्षेत्र, तो ये थे सी श्रेणी में। ए श्रेणी में थे पर्यटक जिले जहाँ पर उद्योगों को स्थापना करना एक चुनौती थी। ए में देखा था हमने, उत्तरकाशी था, चमोली था, रुद्रप्रयाग था, चंपावत था, ये ए श्रेणी में थे। बी श्रेणी में थोड़ा बहुत बढ़िया जिनके कंडीशन थे, जहाँ थोड़ा बहुत हल्के फुल्के उद्योग थे, उनमें बागेश्वर देखा था हमने, अल्मोड़ा देखा था हमने, पौड़ी था, टिहरी था। टिहरी और पौड़ी के मैदानी भाग नहीं थे इसमें। सी में देखे, सी में तो सारे मैदानी भाग थे, देहरादून का मैदानी भाग, राईवाला, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, ये वाले क्षेत्र, साथ साथ पौड़ी का कोटद्वार वाला क्षेत्र, साथ साथ और देखूं तो नैनीताल का रामनगर वाला क्षेत्र इसमें था, टिहरी का ढालवाला वाला क्षेत्र इसमें, इसी में आता था सी श्रेणी में। फिर डी श्रेणी में देखिए, जहाँ पे उद्योग की सबसे बढ़िया व्यवस्था थी, इन श्रेणी में डाला था। डी श्रेणी थी ये, इसमें सबसे बेहतर था हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो भी उद्योग स्थापित होंगे उन्हें डी श्रेणी में डाला गया था। तो देखिए जिलेवार यहाँ पे हम पे फॉरेस्ट गार्ड में सीधा क्वेश्चन बना था, उत्तरकाशी को किस श्रेणी में रखा गया, तो डायरेक्ट आंसर था हमारा ए श्रेणी में। आने वाले टाइम पे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार कौन सा जिला किस श्रेणी में है, तो आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत बी और सी में कंफ्यूजन है, सी में सारे मैदानी जिले, मैदानी भाग आते हैं, जबकि बी में पर्वतीय भाग थे। तो इसकी बात करूं एमएसएमई नीति की, तो एमएसएमई नीति में भी कुछ प्रावधान किए गए थे। 2015 की जो ये नीति थी, इन नीति में प्रावधान थे। पहला जो ए श्रेणी वाले राज्य थे, इन ए श्रेणी वाले राज्यों की बात करूं तो ए श्रेणी वाले राज्यों में राज्य सरकार द्वारा लागत का 40%, जो ए श्रेणी वाले थे इनमें लागत का 40%, अधिकतम 40 लाख। राज्य सरकार किसी भी जो भी इस ए श्रेणी के जिलों में उद्योगों की स्थापना करेगा, राज्य सरकार उसके लिए 40% का अनुदान, मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक की छूट देने का राज्य सरकार का प्रावधान किया था। साथ साथ 100% तो नहीं, 40% राज्य सरकार ने यहाँ पे 40% अनुदान, सब्सिडी देने का वादा किया था। ए श्रेणी में जो उद्योग स्थापित करेगा अधिकतम 40 लाख इसकी लिमिट की गई थी। फिर बी श्रेणी में देखे हो तो बी श्रेणी में भी राज्य सरकार यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रलोभन लोगों को देती है। राज्य सरकार के अनुदान के रूप में
जो ये 20 श्रेणी में पर्वतीय राज्य थे, यहाँ पे इस उद्योग स्थापित करने के लिए मैक्सिमम 35% का अनुदान, मैक्सिमम 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है 20 श्रेणी में। जो भी व्यक्ति बाहर से निवेशक आता है 20 श्रेणी में अगर उद्योग स्थापित करता है तो राज्य सरकार उसके लिए 35% अनुदान, मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक की छूट देगी। साथ साथ सी श्रेणी देखिए, सी श्रेणी में सारे मैदानी पर्वतीय जिलों के मैदानी भाग थे। मैदानी भागों में बात करूं तो इस श्रेणी में अधिकतम जो सब्सिडी दी जानी थी वो 30 लाख रुपए, 30 लाख या 30%, अधिकतम 30 लाख रुपए जो सब्सिडी थी वो 30% थी। जबकि श्रेणी डी में जो उद्यमों को निवेश लागत का केवल 15%, क्योंकि यहाँ पहले से उद्योग हैं, श्रेणी डी में बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ, तो इसलिए 15% लागत का अधिकतम जो आता है, अधिकतम सी श्रेणी में केवल 15 लाख रुपए, 15% है 15 लाख, 15% है 15 लाख राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी। तो ये प्रावधान थे लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 राज्य सरकार ने किया था, इसमें ये प्रावधान थे। फिर अगली चीज़ पे आ जाइए, अगला चीज़ देखिए, राज्य सरकार इसके बाद फ्रेमवर्क लेकर आई उद्योगों के लिए 2020 में। 2020 में हमारी राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने फ्रेमवर्क लाया था। इससे पहले 2018 में डेस्टिनेशन सम्मेलन उत्तराखंड क्षेत्र में हुआ था, इसमें बात की गई थी क्या क्या चीज़ें होनी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। राज्य सरकार यहाँ पे लगातार आतुर थी। फिर 20 में राज्य सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाया। इस एक्शन प्लान में राज्य सरकार यहाँ पे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को 3 भागों में बांट देती है। इन्हीं उद्योगों पे हमें बात करनी है। जो ये 3 भाग कौन कौन थे, इन्हीं 3 भागों पे हमारी चर्चा चलेगी। तो चलिए देखिए, राज्य सरकार ने जो ये 3 भागों में बांटे थे, पहला था लार्ज पावर प्रोजेक्ट, फिर मेगा पावर प्रोजेक्ट और तीसरा था अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। 2020 के एक्शन प्लान में राज्य सरकार ने भारी उद्योगों को 3 भागों में बांटा था। इनमें पहला देखो लार्ज उद्योग, लार्ज पावर प्रोजेक्ट। लार्ज पावर प्रोजेक्ट 75 लाख रुपए तक, जिसमें निवेश सीमा 75 लाख का निवेश हो। जिस फैक्ट्री में 75 लाख का निवेश हो, उस फैक्ट्री को, वो फैक्ट्री आती है लार्ज पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये थी 2020 का फ्रेमवर्क। फिर 75 लाख से 200 करोड़ तक, 75 लाख से 200 करोड़, 75 लाख से 200 करोड़ के बीच जो भी इंडस्ट्री आएगी उसे हम कहेंगे मेगा पावर प्रोजेक्ट। फिर तीसरा था अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में 200 करोड़ प्लस जो भी उद्योग में, जिस भी उद्योग में निवेश सीमा 200 करोड़ से प्लस होगी वो होती अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ये था राज्य सरकार का। राज्य सरकार ने 2020 में ये फ्रेमवर्क बनाया है उद्योगों के लिए। उद्योगों से क्वेश्चन ज़्यादा उठे हैं तो थोड़ा बहुत चर्चा इन पे भी हो जाएगी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई बाहरी निवेशक उत्तराखंड राज्य में निवेश करने आता तो राज्य सरकार इसमें कई छूटें दी है। जैसे राज्य सरकार ने देखो लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को सिडकुल की भूमि क्रमशः, जो सिडकुल है हमारा स्टेट का औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल बनाया गया है, सिडकुल 2000 में स्थापना हुई थी, यही सिडकुल इन्हें भूमि उपलब्ध कराएगा। भूमि उपलब्ध कराएगा तो भूमि पे भी कुछ छूटें देगा। इस भूमि में जो छूटें देगा, पहला लार्ज पावर प्रोजेक्ट के लिए 15% की छूट मिलेगी भूदान पे। फिर दूसरा आता हम पे मेगा प्रोजेक्ट पे 25% की, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट पे 30% सिडकुल की भूमि पे रियायतें दरें मिलेगी इन्हें। ये रियायती दरें थे इन्हें। फिर इसके बाद राज्य सरकार और इन उद्योगों को भी और महत्वपूर्ण मानती है। राज्य सरकार क्या करती है कि इन उद्योगों में 24/7 जो वर्किंग आवर होते हैं, लगातार विद्युत की आपूर्ति निर्धारित करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुल विद्युत शुल्क में जो था 100% की छूट दी जाती है। इन्हें अन्य प्रकार के विद्युत शुल्कों में जो छूट दी जाती थी 100% की विद्युत छूटें दी जाती है। ये था 2020 का राज्य एक्शन प्लान फ्रेमवर्क जो भारी इंडस्ट्री पे आया था। इसमें 3 भागों में उत्तराखंड को बांटा, उत्तराखंड के बड़े भारी उद्योगों को बांटा था। लार्ज पावर प्रोजेक्ट, मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। 75 लाख से नीचे वाले लार्ज में, फिर 75 लाख से 200 करोड़ तक मेगा में, 200 करोड़ प्लस वाले अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में ये कंपनियां आती थी। फिर अगला जो देखिए, ये था हमारा उद्योग पे, औद्योगिक नीति पे थे। औद्योगिक नीति
पहला हमने 2001 की देखी थी, फिर 2003 में नई औद्योगिक नीति आई, फिर 2008 में पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 की आई, फिर 2015 में राज्य सरकार की एमएसएमई नीति आई, फिर 2019 में एमएसएमई नीति को 2019 से 23 तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने एमएसएमई नीति को 2019 से 2023 तक विस्तारित किया है। तो ये था। फिर 2008 में हम यहाँ पे पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे देते। ये था औद्योगिक नीति पे हमारी चर्चा। फिर आइए अगली जो हमारी नीति होगी, अब देखिए उत्तराखंड जल नीति। उत्तराखंड सरकार ने जल नीति पे बात करूं तो उत्तराखंड सरकार की जो जल नीति रही है स्पष्ट रही है। जल नीति में उत्तराखंड सरकार ने 23 अक्टूबर, एक डेट आती है, अल्मोड़ा गए थे पूरी कैबिनेट, 23 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई अल्मोड़ा में जब बैठक होती है तो अल्मोड़ा में एक डिसीजन लेके आते हैं, ये कर देते हैं, उत्तराखंड जल नीति का प्रस्ताव पारित कर देते हैं। तो यहीं से उत्तराखंड जल नीति 2019 हम पे आती है। इसी जल नीति पे जो बात आएगी, पहला पर्वतीय राज्यों में बात करूं तो मेघालय पहला पर्वतीय राज्य था। मेघालय पहला पर्वतीय राज्य था जिसने अपनी राज्य की पहली जल नीति निकाली थी। मेघालय के बाद उत्तराखंड ने भी अपनी जल नीति निकाली। जल नीति निकालने का कारण क्या था? जल नीति हमने क्यों निकाली? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण राज्य में ग्लेशियर, जल स्रोत सारे सूख रहे थे। इनका संरक्षण और बचाव के लिए राज्य सरकार लेकर आती है जल नीति। जल नीति में जो राज्य में 917, इसका जो विशेष प्रावधान था, राज्य में टोटल 917 हिमनद है 917 जो खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिन पे खतरा मंडरा रहा है। इनका संरक्षण, इनका संवर्धन हमें करना था, इस पे चर्चा करनी थी। इसीलिए हम उत्तराखंड जल नीति लेकर आए 2019 में। साथ साथ जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत थे, जैसा हमारे नौला था, धारा था, ये लगातार सूख रहे थे। इनका संवर्धन कैसा किया जाए, इस कारण हमारी जल नीति आई। जल नीति 2019 में आई। अल्मोड़ा कैबिनेट में ये मीटिंग बैठी थी 23 अक्टूबर 2019 को। वहीं पे जल नीति बनी थी राज्य सरकार की। पर्वतीय राज्यों में बात करूं तो मेघालय के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसने अपनी जल नीति निकाली है। तो ये था जल नीति उत्तराखंड की। तो अगला है उत्तराखंड पर्यटन नीति। उत्तराखंड पर्यटन नीति, इस पे थोड़ा बहुत चर्चा होगी उत्तराखंड पर्यटन नीति पे, क्योंकि पर्यटन नीति उत्तराखंड में अलग अलग बार आई है। पहली बार उत्तराखंड पर्यटन नीति जो आई थी, यह आई थी राज्य स्थापना के 1 वर्ष बाद। उत्तराखंड सरकार की पहली पर्यटन नीति आई थी 2001 में। राज्य सरकार यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारा राज्य एक पर्वतीय राज्य रहा है, हिल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ज़्यादा हैं, हिल व्यू ज़्यादा हैं, ग्लेशियर दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, इसीलिए हमने इस क्षेत्र में पर्यटन को जोड़ने के लिए राज्य सरकार पहली बार 2001 में राज्य की पर्यटन नीति लेकर आती है। फिर इसमें कुछ सुधार के साथ फिर वापस आते हैं 2018 में। 2018 में हम यहाँ पे एक और नीति लेकर आते हैं, पर्यटन नीति। इस पर्यटन नीति का जो लक्ष्य था वो था, इस नीति में होटल, रिजॉर्ट, हम अगर ऋषिकेश साइड में जाएं तो ऋषिकेश साइड में योगा के लिए उभर रहा। अब योगा को भी हम पर्यटन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि योगा में लोग बहुत फॉरेन और हमारे देश के विभिन्न कोनों से लोग योगा के लिए ऋषिकेश आते हैं। इसीलिए अब योगा को भी हमने पर्यटन से जोड़ दिया है। योगा हो गया, इको लॉन्ज होगा, पार्किंग स्थल हो गए, मनोरंजन पार्क में देखे जैसे आजकल पौड़ी में खिरसू चल रहा है, खिरसू भी में मनोरंजन पार्क बना है, इसे पर्यटन से जोड़ा गया है। रोपवे, रेस्टोरेंट, एयर टैक्सी, इन सभी तमाम प्रकार से बात करूँ मैं तो 28 हैं, टोटल 28 चीज़ों को इस नीति में 28 चीज़ें यह है। तो इस नीति में इन 28 चीज़ों को वरीयता दी गई है, इन्हें पर्यटन से जोड़ा गया है। साथ साथ उत्तराखंड सरकार एक काम और करती है, ये 2008 में राज्य सरकार 2008 में पर्यटन को दे देती है उद्योग का दर्जा। जो पर्यटन था, पर्यटन को राज्य सरकार 2008 में उद्योग का दर्जा दे देती है। तब से ये चीज़ें चली। अब हमने पर्यटन के साथ साथ 28 नई चीज़ें जोड़ी है, जिन्हें पर्यटन उद्योग में जोड़ा है। 2018 की ये नीति थी, पर्यटन नीति। फिर देखिए राज्य सरकार ने इसके साथ साथ 2 पर्यटन वर्ष भी मनाए। राज्य सरकार ने इसके साथ साथ 2 पर्यटन वर्ष
पर्यटन वर्ष पे बात करूं तो पहली बार जो राज्य सरकार का पर्यटन वर्ष मना था 2001 में, दूसरी बार 2015 में। तो राज्य सरकार ने दो पर्यटन वर्ष मनाए, 2001 में और 2015 में राज्य सरकार ने दो बार पर्यटन वर्ष मनाए हैं। तो ये थी उत्तराखंड राज्य की पर्यटन नीति। पर्यटन और उद्योगों के क्षेत्र में उत्तराखंड को लगातार आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नीति बनाई। पहली 2001 में बनाई थी, पुनः नई नीति, संशोधित नीति 2018 में लेके आए हम राज्य सरकार की पर्यटन नीति। तो ये थी हमारी राज्य सरकार की पर्यटन नीति। जो अगली नीति हम पाएगी, अगली नीति आती है हमारी मत्स्य नीति। जब उत्तराखंड नया नया राज्य बना था तो इसी के अगले वर्ष, अगले नहीं 2002 में राज्य की सरकार लेकर आती मत्स्य नीति। मत्स्य पालन को इस क्षेत्र में बढ़ाना है, मत्स्य को उद्योगों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार यहाँ पे मछली पालन वगैरह, मत्स्य, बहुत से जो बौरांगना मत्स्य केंद्र है, बहुत बड़े बड़े मत्स्य केंद्रों की स्थापना के लिए यहाँ पे मत्स्य नीति लेके आती है। मत्स्य नीति राज्य सरकार की 2002 में, याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने जो अपनी मत्स्य नीति निकाली थी 2002 में। आगे चलते हैं, आगे देखिए, राज्य सरकार कृषि नीति लेकर आई है। कृषि नीति थोड़ा बहुत हम पे इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार ने अब कृषि नीति विभिन्न टाइम पीरियड में बार बार अलग अलग क्षेत्रों में लाई है। जो राज्य सरकार, जब हमारा राज्य नया नया बना था, इसी के अगले वर्ष जो 2001, पहली बार राज्य सरकार ने 2001 में कृषि नीति लेकर आए। फिर इसके बाद 2011-12 में फिर हम पुनः इसको संशोधित करके 11-12 में नई कृषि नीति लेकर आए। फिर इसको भी अब संशोधित कर दिया गया है। अब जो राज्य की सबसे नवीनतम कृषि नीति है यह 2018 की। 2018 में राज्य सरकार एक नई कृषि नीति लेकर आई है। इस कृषि नीति में जो बात की गई है कि राज्य सरकार में वर्तमान में कुल 6,98,000 हेक्टेयर भूमि, 6,98,000 हेक्टेयर भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, जो कि कुल क्षेत्रफल का, जो कि कुल कृषि के क्षेत्रफल का 11.65% है। 6,98,000 हेक्टेयर, 6,98,000 हेक्टेयर भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.65% है। ये जो आंकड़ा है परीक्षावाणी या किसी से नहीं, ये डायरेक्ट आंकड़ा जो मैंने उठाया है, ये सीधा राज्य सरकार की कृषि नीति 2018 में साफ साफ इस बात का उल्लेख किया है। पहले हम पढ़ते थे कि राज्य सरकार ने में जो कृषि योग्य भूमि है वो 13% है, कहीं 11% भी था। अब जो डाटा दिया है ये राज्य के कृषि विभाग ने दिया है, जो एग्जैक्ट डाटा दिया है 11.65 क्षेत्रफल में टोटल कृषि होती है। इसके साथ देखो, कृषि जो हमारी है, राज्य सरकार का प्रमुख आधार भी हमारा क्या है, कृषि है। राज्य सरकार का जो हमारा प्रमुख आधार है कृषि है। कृषि में मैक्सिमम लोग कृषि में लगे हैं, कुछ लोग अब पलायन कर रहे हैं कृषि से, दूसरे चीज़ों में हाथ बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए जीडीपी में जो हमारा कृषि का योगदान है जीडीपी में, वो है हमारा 0.26%। राज्य सरकार का जीडीपी जो कृषि का योगदान है 0.26% कृषि का योगदान है। कृषि का योगदान इतना परसेंट इस क्षेत्र में रहा है। फिर देखिए 0.26% जीडीपी में है, तो लगभग कृषि पे हमारे राज्य की 70% जनसंख्या, राज्य की 70% जनसंख्या कृषि पे आधारित है। कृषि पे आधारित है राज्य सरकार की 70% जनसंख्या। देखिए हम उत्तराखंड में कृषि नीति क्यों लेकर आए। कृषि नीति लाने का हमारा जो मकसद था, मेन एक ही मकसद था हमारा, कि जिसका लक्ष्य उत्तराखंड प्रदेश की जनता की दीर्घकालीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा कृषकों की दीर्घकालीन सुरक्षा। हम अपने पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि नीति लेके 2018 की लेके आए हैं। साथ साथ उत्तराखंड क्षेत्र में अब चकबंदी के लिए भी हमने कुछ कृषि नीति में जो प्रावधान थे, पौड़ी से हम चकबंदी में कुछ गांव हमने नाम दिए हैं आगे। इन गांवों में स्वैच्छिक चकबंदी चल रही है हमारे साथ साथ। फिर इस कृषि नीति का जो मेन मकसद था, मोटो था, वो कृषकों की आय बढ़ाना था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 2022 तक हम किसानों की आय बढ़ाएंगे। इसी पर्पज से राज्य की बीजेपी सरकार भी 2018 में कृषि नीति लेकर आई, जिसका पर्पज मेन था कृषकों की आय बढ़ाना, साथ साथ अपने पोषण तथा
हमारी जो पोषण तथा खाद्य सुरक्षा के लिए भी हमारी कृषि नीति 2018 लेकर आए थे। पहली बार कृषि नीति 2001, फिर 11-12 में दूसरी नीति, फिर फाइनल जो अभी हम पे सबसे नवीनतम नीति है 2018 की कृषि नीति है। इसी कृषि नीति में स्वैच्छिक चकबंदी की बात कही है। पौड़ी में एक तो सुबोध उनियाल जी का गांव है, वहाँ भी कृषि नीति होनी है। 1-2 गांव और हैं, अनिल बलूनी जी का भी शायद गांव है जहाँ के स्वैच्छिक चकबंदी चल रही है। तो ये था हमारी कृषि नीति। फिर अगली नीति जो आएगी हमारी वो है राज्य सरकार की युवा नीति। राज्य सरकार की युवा नीति राज्य सरकार ने निकाली 2011 में। उत्तराखंड सरकार ने जो युवा नीति निकाली थी 2011 में निकाली थी। साथ साथ हम इसके देखें तो हमारे देश में जो युवा नीति है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस टाइम देश की नई युवा नीति आती है 2014 की। उत्तराखंड की बात करूं तो 2011 की युवा नीति है। इस युवा नीति में उत्तराखंड को युवाओं को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग, पहला तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के युवाओं को बांटा गया है। दूसरे में आएगा 35 वर्ष, 14 से 35 वर्ष तक। दूसरी नीति में जो बात होगी 14 से 35 वर्ष तक के लोगों को बांटा गया। तो उत्तराखंड की युवा नीति में उत्तराखंड के युवाओं को 2 भागों में बांटा गया है। ये पहला था 6 से 14 वर्ष के युवा, फिर था 14 से 35 वर्ष के युवा। इन युवाओं को 2 भागों में बांटा गया। साथ साथ अब इस नीति में जो बात की गई है, इस नीति में क्या कहा गया, युवाओं को देश के विकास में सहभागी बनाने के लिए ये नीति हम लेकर आए थे। साथ साथ युवाओं का स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ सेवा योजना, प्रशिक्षण एवं खेल, स्वास्थ्य आदि विभागों में सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अपनी युवा नीति लेकर आती है। युवा नीति आती है 5 सितंबर 2011। बाई डेट कभी आता है तो 5 सितंबर 2011। देश की 2014 में 6 से 14 वर्ष का एक वर्ग है, फिर 14 से 35 वर्ष का दूसरा वर्ग है। तो ये था राज्य सरकार की युवा नीति। अगली नीति जो राज्य सरकार की आएगी, राज्य सरकार की पौधरोपण नीति। पौधरोपण नीति आती है हमारी 6 जून 2006। 6 जून 2006 पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत रहते हैं इस टाइम। ये नीति हमारी श्रीनगर से शुरू होती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए थी, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में फॉरेस्ट जंगलों में वृद्धि करने के लिए हम उत्तराखंड पौधरोपण नीति लेकर आए। नीति लाने का मकसद था हमारा जंगलों में वृद्धि करना, क्योंकि जो भारत सरकार की वन नीति है, इसमें पर्वतीय राज्यों में 1/3 33% पे जंगल होने ज़रूरी है, तभी ग्रीन बोनस दिया जाता है। राज्य सरकार राज्यों को ग्रीन बोनस देती है। आपने भी अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि ग्रीन बोनस की मांग, उत्तराखंड लगातार ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र में जंगल है 33% है, कई अधिक है। इस कारण इसलिए हम पौधरोपण नीति लेकर आए थे 2006 में। 6 जून 2006 को हमारी पौधरोपण नीति आई थी। अगला देखिए उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य नीति। उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य नीति पे बात करूं तो राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य नीति थी, स्वास्थ्य नीति सबसे पहले 6 फरवरी जो हमारी पहली स्वास्थ्य नीति आई थी, यह आई थी 2003 में। 6 फरवरी 2003 को हम स्वास्थ्य नीति लेकर आएंगे। फिर इसका जो संशोधित रूप आएगा, जब हम इसका संशोधन हम करेंगे 2013 में। 2013 में राज्य सरकार फिर से यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार बनती है, ये लेकर आ जाते हैं स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति। 2013 में राज्य सरकार यहाँ पे लेकर आती है स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति पे हमारी थोड़ा बहुत चर्चा होनी है। क्या क्या इस नीति में प्रावधान थे? जो प्रावधान थे स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति में, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति भी इसे कहते हैं, राज्य के समस्त एपीएल परिवारों को नगद रहित स्वास्थ्य बीमा का लाभ के उद्देश्य से हम यहाँ पे उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति लेकर आए थे। साथ साथ इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के सेक्टर में हमें क्या क्या चीज़ों की वृद्धि करना है, क्या क्या विकास करना है, लोगों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कैसे करेंगे, इस बारे में हमें 2013 की इस नीति में चर्चा की गई है। फिर साथ साथ अब जो अगला नीति हम पे आएगी, यह आएगी राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति। राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति 29 जून 2008।
राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति, नए नए नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन, सौर ऊर्जा, इन चीज़ों पे ये नीति बनाई गई थी। अभी हम देखें तो हम रूफ टॉप की ओर चल रहे हैं। जो भी सरकारी बिल्डिंग है इनकी छतों में सोलर प्लेटों से हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। तो ये पहले हमारी जो नीति आई थी नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2008 की थी। 8 बोलूँ तो 29 जून 2008 को नीति आई थी नवीनीकरण ऊर्जा। फिर अगला देखिए, अगला जो हमारी आएगी, अगला है उत्तराखंड पिरूल नीति। पिरूल नीति, उत्तराखंड पिरूल नीति 2019 में राज्य सरकार द्वारा 2019 में पिरूल नीति आई है। पिरूल से कैसे हम ऊर्जा उत्पादन करेंगे इस बारे में देखेंगे, क्योंकि राज्य सरकार में जो पिरूल होता है, चीड़ के वृक्षों से, जो चीड़ के वृक्षों की जो पत्तियां होती है जब ये सूख जाती है तो इन्हें पिरूल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में आग लगने का जो मैक्सिमम कारण है वो यही पिरूल है। तो राज्य सरकार ने भी यहाँ पे सोचा, इस बारे में थोड़ा बहुत ध्यान राज्य सरकार का गया। राज्य सरकार अब पिरूल से कैसे हम ऊर्जा उत्पादन करेंगे इस बारे में इस नीति में चर्चा की गई है। तो राज्य सरकार की जो पिरूल नीति थी 2019 की थी। अगली जो चर्चा होगी हमारी उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति राज्य सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था। उसके बाद 2018 में राज्य सरकार यहाँ पे लेके आती है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति। स्टार्टअप नीति का जो उद्देश्य था, जो मुख्यतः इसका उद्देश्य मिलेगा हमें, वो मिलता है राज्य के युवाओं को यहाँ पे उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए बढ़ाने के लिए राज्य के युवाओं, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में राज्य के युवाओं को की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 2018 में स्टार्टअप नीति लेकर आती है। इसी स्टार्टअप नीति में स्थापित हुए उद्योगों को जीएसटी में 3 वर्षों के लिए, जो स्टार्टअप नीति थी इसी में कहा गया था, जो कि स्टार्टअप नीति के तहत जो भी राज्य का युवा यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करेगा उसे पहले 3 साल के लिए जीएसटी की कर दरों में छूट दी जाएगी। ये प्रावधान इसमें था। साथ साथ उत्तराखंड के ST 5 लाख का सुरक्षा जो बीमा भी था, इसमें ये प्रावधान थे। तो राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति 2018 में थी। राज्य के युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार में आगे भागीदार बनाने के लिए राज्य सरकार ये नीति लेकर आई थी। तो चलिए जो अगली चर्चा होगी हमारी उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2018। उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2018 पे बात करूं तो उत्तराखंड राज्य में सुगंध फसलों एवं कृषि की व्यापक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों द्वारा उत्पादित विभिन्न पौधों, सुगंधित पेय, तेल, हर्ष आदि को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय में वृद्धि कराने के लिए राज्य सरकार लेकर आती है हमारी उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति, जो कि 2018 थी। मेनली सुगंधित पौधों, सुगंधित तेल आदि के लिए एक बाजार उपलब्ध कराना, साथ साथ कृषकों की आय में वृद्धि कराने के लिए राज्य सरकार यहाँ पर लेकर आती है एरोमा पार्क नीति, जो कि 2018 की थी। फिर देखिए अगली नीति जो आएगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, नदी नाले तो बहुत हैं, नदियां भी है, तो खनन भी होगा ही। जब खनन राज्य का आय का एक प्रमुख साधन भी है। देखिए उत्तराखंड में खनन माफियाओं का भी राज रहा है। तो उत्तराखंड में जो पहली खनन नीति बनी थी 4 अप्रैल 2001 राज्य सरकार की खनन नीति घोषणा हुई थी। इसी खनन नीति में राज्य में कैसे खनन का पट्टे कैसे दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ खनन होगा, कितनी गहराई तक खनन होगा, इनमें चर्चा की गई है राज्य सरकार की खनन नीति में। ये नीति तब से अभी तक चलती आ रही है। 2001 में राज्य सरकार की खनन नीति आई थी। तो चलिए अगली जो हमारी नीति होगी, तो चलिए धन्यवाद दोस्तों। ये तो हमारा स्टैटिक जीके में, इसमें हमने उत्तराखंड की तमाम नीतियां देखी थी। तो चलिए अब हम हिस्ट्री की भी क्लास कंटिन्यू चलेंगे, बीच बीच में कभी कभी आपके लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन भी लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना देखा तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।